में पार्टिसिपेंट्स उनसे क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि जो सीजीपी है वो या आई एम सॉरी जोएल, जरा इसका आंसर करना। मैं दरवाजे पे जाता हूँ। ओके ओके। तो जो है मुझे अपनी सीजीपीए बता दीजिएगा कि सीजीपीए कितनी थी आपकी और कितनी रिक्वायर है इसके लिए कम से कम, और किनको फिर देखना चाहिए कि यार हमारी इतनी सीजीपीए हम अप्लाई करें कि ना करें। हाँ जी, सबसे क्वेश्चन किया क्योंकि मेरी सीजीपीए जो है ना इतनी हाई नहीं थी। मैं बताता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स वो रिक्वायर करते हैं 3 से ऊपर होनी चाहिए आउट ऑफ 4 आपकी सीजीपीए। तो एक तो ये चीज, और दूसरा ये कि कुछ प्रोग्राम्स कहते हैं कि 2.8 भी रिक्वायर करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ना एक पूरा डाइवर्स प्रोग्राम है जो सिर्फ आपका एकेडमिक एक्सीलेंस नहीं देखता। एक तो ये चीज। तो मेरी जो सीजीपीए है ना जिसपे मेरी सिलेक्शन हुई वो थी 3.2 पे, मतलब मेरी सिलेक्शन हुई थी। मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम आप सुनेंगे 3.9 3.8, लेकिन होती है क्योंकि मेरी खुद सिलेक्शन एक वो हुई। और दूसरी चीज है रिजर्व लिस्ट के बारे में, कि आपने होप नहीं छोड़नी। मैं असल में जो ना इस प्रोग्राम पे जब था ना, तो मुझे उन्होंने मार्च में कह दिया था कि मैं रिजर्व लिस्ट में हूँ, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली जो है ना मेन लिस्ट पे नहीं था आया। तो लेकिन इस तरह फिर सिलसिला चलता रहा। तो जून में उन्होंने आके बताया कि आप जो है ना अब हमारे मेन लिस्ट में आ गए हैं और आप हमारे प्रिंसिपल कैंडिडेट हैं फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो लिहाजा अगर रिजर्व लिस्ट में नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ऊपर आते हैं स्टूडेंट्स। और सीजीपीए भी अगर कम है ना तो उसका भी कोई मसला नहीं है, आपकी बस उनके बताए हुए क्राइटेरिया से ज्यादा होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपका करिकुलर को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज काफी अच्छी हैं ना, तो वो आप डॉक्यूमेंट्स कोशिश करें सारी लगाने की, तो वो बहुत हेल्पफुल होगा आपको। दैट मेक्स अ डिफरेंस। यानी इवन फॉर सम प्रोग्राम्स द 2.8 सीजीपीए इज आल्सो इनफ। एग्जैक्टली। अच्छा, तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि आइल्स या टोफल का क्या स्कोर रिक्वायर होगा, कम से कम कितना स्कोर चाहिए? अच्छा, इसमें भी जो है ना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी से रिगार्डिंग बता दूं, कुछ जो स्कॉलरशिप्स है ना वो कहती हैं अगर आपका जो 16 ईयर का एजुकेशन है ना इंग्लिश में है, या आपका बैचलर्स जो है ना आपने वो सब्जेक्ट्स रखे हैं जो कि इंग्लिश में आपने पढ़े हैं थ्रू आउट योर बैचलर्स डिग्री, तो वो कहते हैं बस यूनिवर्सिटी से हमें जो है ना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ला दें तो वो हमें दे दें, तो वो उसी पे जो है ना आपको फाइनलाइज कर देते हैं, ऑफर कर देते हैं। एक तो ये चीज। दूसरा आइट्स जो कि है ना वो जरा एक होराइजन ज्यादा आपका ब्रॉड कर देता है स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। तो आइट्स की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना वो है 6.5 मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स। कुछ प्रोग्राम रिक्वायर करते हैं 7, कुछ करते हैं 6, लेकिन आपका हर मॉड्यूल आइट्स का टोटल 4 मॉड्यूल होते हैं, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग, तो उसमें आपका 6 से ज्यादा होना चाहिए। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है। और टोफल का भी आई थिंक 920 से 120 ये इस रेंज तक जो है ना एक्सेप्टेबल है और कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके अलावा किसी ने रिसेंटली मैसेज किया हुआ था ग्रुप में पीसीई के बारे में, वो भी एक लैंग्वेज का है, अच्छा नहीं है, तो उसका भी वो जो स्कोर है ना 180 से 230 तक रिक्वायर करता है। तो ये मतलब कि सारा बहुत शुक्रिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब्दुल वासित ने पूछा था कि आप क्या एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप में, और अगर और एक ही एसओपी आप सभी प्रोग्राम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं? नहीं, इसके जी डॉक्टर इसका मैंने पहले भी बताया था कि एक एसओपी आप यूज कर सकते हैं लेकिन पार्शियली। जैसे मैंने कहा कि अगर वो प्रोग्राम डिफरेंट है तो उसका आपका रिसर्च इंटरेस्ट डिफरेंट होना चाहिए। जाहिर बात है कि अगर आप मेडिसिन में अप्लाई कर रहे हैं और आपके मेरा इंटरेस्ट माइक्रो में, तो पहले ही आपको रिजेक्ट करेंगे। तो मतलब आपका बैकग्राउंड वैसा रहेगा, आपकी जो है वो एकेडमिक जर्नी वैसी रहेगी, आपका एक्सपीरियंस वैसा रहेगा। आप बस ये कुछ चीजें आपको थोड़ी चेंज करनी पड़ेंगी, इंटरेस्ट वगैरह, गोल्स को थोड़ा अलाइन करना आपको होगा। और एक से ज्यादा प्रोग्राम से अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, जितने मर्जी में आप अप्लाई करें। जैसे मैंने बताया कि अगर अब हम तो मेडिकल के हैं तो 43 शायद मेडिकल के हैं, लेकिन इसमें इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं, इसमें और दूसरे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हैं। आप जितने मर्जी में अप्लाई करें, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप ये नहीं है कि क्वांटिटी के चक्कर में आप क्वालिटी छोड़ दें, यानी आप सोचें चलो भाई 20 में अप्लाई कर देता हूँ, किसी एक में तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप ये सोचें कि मेरे से जो अलाइन कर रहे हैं मेरे इंटरेस्ट से या मेरी जो मोटिवेशन है 5 हैं या 6 हैं, चलो मैं इन 6 को टारगेट करता हूँ। तो क्वालिटी को कंप्रोमाइज ना करें।
सही हो गया। अच्छा, डॉक्टर सज्जाद अली ने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी का गैप ईयर आ रहा तो उसको आप सीवी में या अपने लेटर में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? काइंडली वो आप थोड़ा जी, मैं बताता हूँ उसके बारे में। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, और हमारा ना एक सेशन हुआ था इस कॉलेज, मतलब इस मास्टर्स के दौरान ही फर्स्ट सेमेस्टर में था क्या। तो ना कुछ बच्चों ने, मतलब यूरोपियन स्टूडेंट्स ने उसे इस तरह अपनी सीवी में लिखा था कि उन्होंने अपने किसी रिलेटिव की जो है ना केयर की, ठीक है, जिसकी वजह से वो ना तो कोई जॉब कर सके और ना ही कोई जो है ना और किसी और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके। तो उन्होंने अपने गैप ईयर को इस तरह कवर किया, और मैं बड़ा हैरान था ये उनकी सीरीज देख के और उनका सुन के कि मतलब ये तो एक बड़ी इनफॉर्मल सी चीज है जो उन्होंने सीवी में डाली है। लेकिन हमारी प्रोफेसर ने उसे अप्रिशिएट किया कि एटलीस्ट यू वर डूइंग समथिंग। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपने कुछ भी ना किया हो। तो लिहाजा हमारी जो सीवी है ना वो बड़ी फॉर्मल होती है, हमें ये नहीं कह रहा कि हम वो चीज डालें, लेकिन आपने कोई ना कोई वॉलंटियर वर्क, छोटा सा काम किया होगा मे बी कुछ देर के लिए, लेकिन आप उसे मेंशन अपने लाजमी करें। और अगर गैप ईयर के बारे में क्वेश्चन करें तो आप उन्हें बता सकते हैं चीजें में, आप बिल्कुल फारिग नहीं बैठ सकते पूरा साल के, मतलब मेरा ऐसा सोचना है। आपने कुछ ना कुछ सर्च किया होगा, ऑनलाइन काम भी अगर आपने किया है, ठीक है, आजकल काफी स्टूडेंट्स करते भी हैं, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कि ये चीजें की हैं, और आप उससे जो है ना उस गैप को फिल कर सकते हैं। जी जी, ठीक हो गया। अच्छा, मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम पार्टिसिपेंट से लेंगे कि रेफरेंस लेटर उसी डिग्री के प्रोफेसर से होना चाहिए जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, या किसी और से भी हो सकता है? जी, इसके बारे में ये है कि रेफरेंस लेटर जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं ना, कोशिश करें उसी से ही आप वो लेटर लें, क्योंकि रेफरेंस लेटर का मतलब ये है कि इस प्रोग्राम रिलेटेड आपने काम किया। रेफरेंस लेटर में बेसिकली जैसे कि डॉक्टर अफान ने बताया, आपकी वो चीजें लिखी जाती हैं जो प्रोग्राम को रिक्वायर होती हैं, और अगर उस प्रोग्राम का प्रोफेसर या फिर कोई भी आपको रेफरी आपको वो लिख के दे रहा है ना चीजें, और उसका नीचे मेंशन होता है कि उसका ये रैंक है, उसकी ये फील्ड है, तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। तो कोशिश करें कि जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं उसी से ही आप मतलब उन्हीं के किसी रेफरी से जो है ना अपनी यूनिवर्सिटी में या अपनी वर्क प्लेस पे, उनसे वो आप जो है ना वो अपना रेफरेंस लेटर बनवाएं। जी, ठीक हो गया। अब पार्टिसिपेंट्स में से किसी का क्वेश्चन है तो वन बाय वन पूछ लीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर अफान एक 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 मिनट में जो है ना, मेरे ख्याल में कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, हर डिफरेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है, डेडलाइंस के बारे में कंफ्यूज। एक मिनट में जरा प्रेजेंट जी कर दूं जी बिल्कुल, वो कर कि दो काइंड। एक मिनट ये मैं प्रेजेंट करूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक मिनट जरा। बस 1 मिनट। अच्छा, तो जरा माइक ऑफ कर लें। तो ये मैं काफी लोगों का ये सवाल आ रहा था, वो कंफ्यूज हो रहे थे प्रोग्राम्स के बारे में। तो अब ये मैं वेबसाइट है जो हमने पहले लिंक में भी शेयर किया है। अब इसके अंदर आप देखें, यहाँ पे हम गए हैं, ठीक है, यहाँ पे 163 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब आप ज्यादातर मेरे ख्याल है शायद मेडिकल वाले होंगे, बट इट्स अप टू यू, ठीक है। आपने यहाँ फील्ड ऑफ स्टडी में गए, ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पे लाइफ साइंसेज में जाना है, ठीक है। ये लाइफ साइंसेज में चले गए, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सर्च करेंगे तो सिर्फ लाइफ साइंसेज वाले जो हैं, यानी मेडिकल से रिलेटेड, अदरवाइज भी और भी अवेलेबल हैं अपनी फील्ड के हिसाब से, ठीक है। अब उसके बाद ये सारे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। ये हर प्रोग्राम की अपनी वेबसाइट है और यहाँ पे थोड़ी सी उसकी डिटेल है, ठीक है। अब ये ग्लोबल डेवलपमेंट है, साइंस इन मेरीन बायोलॉजी है, ये अब जैसे इनोवेटिव मेडिसिन है। अब मैंने इसको खोला, ठीक है। अब हर प्रोग्राम की अलग आपने एप्लीकेशन डालनी है, हर प्रोग्राम की अलग डेडलाइन है। अब ये प्रोग्राम मैंने खोला है, ये इसकी सारी जो है ना वो डिटेल है, ये आपके लिए है कि आप इसे पढ़ो, आपको समझ आए ये प्रोग्राम किस बारे में। 7 कंट्रीज भी मेंशन की हुई हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ना ये इसका लिंक है, ठीक है। अब आप इस लिंक के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है ना एप्लीकेशन पोर्टल भी मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ एप्लीकेंट साइन इन है, यहाँ पे जाके आपने जो है वो अपने आप को साइन इन कर लेना है अपना, अपने जहाँ पे यानी जिस प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हो उस प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाओ, अपना साइन इन करो, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। अभी तो डेडलाइंस बंद है, लेकिन जो आपको पसंद है उसको आप डेडलाइन चेक करते रहो। अभी इसमें जो है मैं अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि ये डेडलाइन इसकी अभी ओपन नहीं हुई है, लेकिन ये जो है ना, आप जैसे मैंने कहा वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको पता चल जाए कि ये इनकी
किस तरह से वो है। और अभी किसी बंदे ने पूछा था पीटीई एक्सेप्टेबल है, तो आप जो है सिर्फ कॉन्टैक्ट में जाएं, वहाँ पे अपने क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे कोऑर्डिनेटर आपका जो भी होगा वो आपके क्वेश्चंस को आंसर करेगा, जैसे आइट्स से रिलेटेड है, जैसे अगर होप सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, जो भी आपके मसले मसाइल हैं, आप ये कॉन्टैक्ट में जाके आप उनसे जो है ना आप सवाल पूछ सकते हैं, वो आपको 2-3 दिन में आपको आंसर कर। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी इस चीज की। हेलो ब्रदर, मे आई आस्क एनी क्वेश्चन? जी क्वेश्चन। जो शायद आप मुझे जानते हो, और डॉक्टर खान, मैं एक्चुअली ऑलरेडी एमफिल कर रहा हूँ इधर यूएस में, एमफिल पेट एनिमल प्रैक्टिसेस, मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। तो आपका क्या ओपिनियन है, मुझे दोबारा एमफिल के लिए कैरी ऑन करना चाहिए या नहीं? सबसे पहले तो ओपिनियन जो है ना, ये आपका खुद होना चाहिए अपनी लाइफ के बारे में कि आप उसे कैसे आगे लेके चलना चाहते हैं। ठीक है, मेन चीज तो ये है। लेकिन अगर आप कहें कि आप थोड़ा और नॉलेज लेना चाहते हैं चीजों का, अब्रॉड में कैसी चीजें होती हैं या किस तरह चीजें वर्कआउट करती हैं, तो उसके लिए तो मतलब ये स्कॉलरशिप वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कॉलरशिप है। ठीक है, और मैं अगर अपने प्रोग्राम की बात करूं, सिर्फ हम 5 लोग थे जो कि फ्रेशली ग्रेजुएट या जिनका सिर्फ बैचलर्स था जो इस प्रोग्राम में आए हैं। बाकी जो है ना तकरीबन 17 लोग, उन्होंने एमफिल किया हुआ था। उनमें से एक था जिसने पीएचडी की हुई थी, और वो सिर्फ कहती थी कि मैं समझ रही थी कि मुझे थोड़ी और नॉलेज की जरूरत है, देयरफॉर आई केम अगेन फॉर दिस डिफरेंट मास्टर्स। तो ये चीजें हैं। तो ये जो है ना आपने डिसाइड करना है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह लेके चलने हैं, कि आपको जरूरत है इस मास्टर्स प्रोग्राम की कि नहीं, या फिर आप जिस फील्ड से स्टिक हैं उधर रह के ही काम करना चाहते हैं। जी, होपफुली आपको पता लग गया होगा। जी हेलो क्वेश्चन अगर किसी भाई का। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल बासित था, आपके क्लासमेट है। जी जी मैंने अप्लाई किया था, वैसे पहले भी मेरा स्कॉलरशिप हो गया था, लेकिन फिर घर के थोड़ी सी मसले की वजह से मैंने उसको स्किप कर दिया था। अभी मार्च में मैंने अप्लाई कर दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया में, इटली में। तो उधर मेरा प्रोग्राम है फूड एनिमल मेटाबॉलिज्म एंड मैनेजमेंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी, रिलेटेड से ज़्यादा बिजनेस पे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उधर से फिर हमारी इवैल्यूएशन हो गई, इंटरव्यू हो गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेलेक्ट हो गया हूँ उस प्रोग्राम के लिए। उसमें फिर नॉन ईयू के लिए 2 स्कॉलरशिप्स थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मेरा मेरिट में नाम आ गया। तो मेरा पर ईयर स्कॉलरशिप जो है ना 4608 यूरो है, और पर ईयर के लिए ना, फर्स्ट ईयर के लिए। फिर सेकंड ईयर के लिए आपके मेरिट बेस पे जो है ना वो दोबारा होगा। तो मैंने ये आप लोगों से यही डिसीजन लेना था कि अभी मैंने तो प्री एनरोलमेंट भी कर दिया यूनिवर्सिटी में, मैंने डेटा चला गया, और अब मैंने एनरोलमेंट फी भी सबमिट की है 157 यूरो। तो अब मुझे ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए। मैं साथ साथ डॉक्यूमेंट भी बना रहा हूँ, आपको पता है मेरा जॉब भी है स्टेबल। तो क्या मुझे अभी उसकी तरफ क्वेश्चन पूछना है? आप सुन रहे हैं मुझे? बहुत बहुत मुबारक हो आपको अपना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोग्राम में, तो आप ड्यूरिंग अपने मास्टर्स भी जो है ना इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हमारे साथ ऐसा कुछ ये हुआ कि मैं काफी ज्यादा बताने के लिए एक्सपीरियंस है, जेन्युइन एक्सपीरियंस नहीं है। हमारी क्लास का जो थी वो उसका वीजा लग चुका था, लेकिन वो लेट गई थी। मतलब जहाँ पे हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था, वो कहती थी कि मैं मास्टर्स कर रही हूँ, मैं यहाँ पे अपना थीसिस डिफेंड करके जाऊंगी तुम्हारा। तो ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से बात करें, अमूमन वो मान जाते हैं, वो कोई मसला नहीं क्रिएट करते। आप अपने कहने का मतलब है ड्यूरिंग आप अपने मास्टर्स भी जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपका नाम आ जाता दैट्स वेल एंड गुड। अगर आपका इंटरेस्ट आपके अपने प्रेजेंट मास्टर्स में नहीं है, तो आप एरास्मस पे अप्लाई करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप भी कर सकते हैं, तो आप आराम से आ सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इनको ज्वाइन करके अगर मुझे वीजा मिल जाता है, तो मैं इजीली उधर आके फिर अगर एरास्मस मुझे मिल जाता है, तो उधर से मैं शिफ्ट हो सकता हूँ फिर एरास्मस में, मिसाल अगर मैं गॉड कर लेता हूँ उसके। हाँ जी, ये डिपेंड करेगा कि मे भी अगर आप अपने सेकंड ईयर में नहीं है इस मास्टर्स के, आपको फिर अपना ये वाला मास्टर्स स्किप करना पड़ेगा। अगर आप दूसरे मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, आप एक टाइम पे 2 मास्टर्स नहीं कर सकते, मतलब सेम ईयर का अगर हो। फिर इसको तो स्किप करूंगा, लेकिन मतलब उधर से फिर शिफ्ट हो सकता हूँ ना, कोई मसला तो नहीं होगा? तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि वो अगर पता होगा आप एक स्टूडेंट हो, आप अपने मतलब के जो प्रेजेंट मास्टर्स को कहोगे, अगर आप छोड़ना चाहोगे, आप उन्हें जाके सिंपल कहोगे कि मैं इस मास्टर्स को ड्रॉप करना चाहता हूँ, तो उन्हें आप फिर बता भी देंगे कि मेरा एक दूसरे मास्टर्स में जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट है
वहाँ पे हो गया तो दे विल नॉट क्रिएट एनी ट्रबल फॉर यू। तो यहाँ पे बड़ा सपोर्टिव है सिस्टम चलता है ना, बड़ा कह लें कि आपको एतमाद पे और सपोर्ट पे बहुत सिस्टम यहाँ पे चलता है। तो वो कहेंगे ठीक है जहाँ पे आपका ज्यादा बेहतर इंटरेस्ट है तो आप वहाँ पे मूव कर जाए, तो दैट्स इट, नो प्रॉब्लम। Thank you so much. Thank you so much for your time and जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल बासित। किसी और भाई का क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ ले। कुछ मैं चैट बॉक्स में भी देखता हूँ क्वेश्चंस। अच्छा एक जी मैं आपको चीज बता दूं, मैं भी डॉक्टर अफान ने मेंशन किया, मैंने ध्यान से सुना नहीं, वो ये था कि ये जो मास्टर्स प्रोग्राम है ना आपका मिनिमम 2 कंट्रीज में होता है, वरना ऐसा होता है कि हर सेमेस्टर जो है ना यूरोप की डिफरेंट कंट्री में होता है। ये इसकी सबसे बड़ी मजे की चीज है। अगर आप फिरना नहीं भी चाहते ना, ये जो मास्टर्स प्रोग्राम है ना आपको 2 से 3 मुल्क फिरा देता है। तो ये ऐसा है, एक मोबिलिटी फैक्टर है कि आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस भी आप सीख सकते हैं। कुछ प्रोग्राम्स में कंपलसरी होती है, कुछ प्रोग्राम्स में ऑप्शनल होती है। अगर आपने सीखनी है लैंग्वेज तो आप सीख सकते हैं। मतलब एडिशनली ये आपकी सीवी जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग करता जाता है, लैंग्वेज वाइज भी, प्रोग्राम वाइज भी। और आप जब बताते हैं कि आप इन डिफरेंट कंट्रीज में गए हैं तो उन्हें पता है कि हाँ इस बंदे का जो है ना माइंड जो है ना काफी, वो कह लें कि ब्रॉड है, इसने डिफरेंट कल्चर्स एक्सपीरियंस किए हैं, डिफरेंट सोसाइटीज में जाके रहा है, तो ही विल बी अ गुड कैंडिडेट फॉर आवर जॉब। या फिर आगे फर्दर अगर आपने रिसर्च करनी है, पीएचडी वगैरह करनी है, तो काफी आपके चांसेस जो है ना बढ़ जाते हैं। ये बहुत अच्छा इसका पॉजिटिव पॉइंट है। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन आया चैट बॉक्स में कि अगर किसी बंदे ने यूरोप में कुछ टाइम स्पेंड किया हुआ है पहले तो क्या वो एलिजिबल है? जी इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है ना जब अप्लाई कर रहे होते हैं कंफ्यूज करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस से और डोमिसाइल से। डोमिसाइल रिप्रेजेंटेशन करता है कि आप कहाँ से हो। सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस आप 2 जगहों से आप बनाते हो। एक होता है आप अपनी यूनियन काउंसिल से अपने इलाके की, या अपनी यूनिवर्सिटी से। वो जो सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस है ना आपको ये बताता है कि आप यूरोप की किसी प्रोग्राम कंट्री, सिर्फ यूरोप नहीं मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, जिन कंट्रीज में आपका प्रोग्राम ये जाना है ना उन कंट्रीज में आप 1 साल के लिए नहीं गए। अगर तो आप 1 साल वहां उस कंट्री में रह के आए हैं फिर एलिजिबिलिटी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर वो नहीं रह के आए ना तो आप एलिजिबल हैं। तो आपने ये सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस बनवाना होता है। एक हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी बनवा के दे सकती है, या फिर यूनियन काउंसिल ने तो बनवा के देना ही होता है। हमारे केस में ऐसा हुआ था कि हमें यूनिवर्सिटी ने बना के दे दिया था। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, वरना यूनियन काउंसिल सारी बना के आपको दे देते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दोस्त जॉन मैरिक, उन्होंने पूछा क्या रेफरेंस लेटर किसी प्रोफेसर का लाजमी है या किसी बीओ वेटरनरी ऑफिसर या किसी फील्ड से रिलेटेड और शख्स का भी हो सकता है? डॉक्टर अफान, वुड यू लाइक टू आंसर दिस? रेफरेंस लेटर जो है वो जरूरी नहीं है प्रोफेसर का हो, अगर क्योंकि ज्यादातर जो मास्टर्स है वो रिसर्च ओरिएंटेड हैं, तो अगर प्रोफेसर हो तो अच्छा है, लेकिन प्रोफेशनल भी हो सकता है। आप ये कर सकते हैं जैसे मैंने कहा कि एक प्रोफेशनल बनवा लें, एक एकेडमिक बनवा लें। जैसे अगर आप वीओ के पास काम करते रहे तो जैसे मैंने कहा कि आप वो आपकी एबिलिटीज पे, आपके वर्क के ऊपर जो कमेंट्स करेगा, आपकी आप ऑनेस्ट थे, आप जो है वो इनिशिएटिव लेने वाले थे, इस तरह करके वो सारी चीजें वो एक आप वो बनवा लें और एक जो है वो आप अपने प्रोफेसर से बनवा लें। और इसमें मैं एक एडिशन करता चाहूँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करते हैं कि रेफरेंस लेटर जो है ना आपके एकेडमिक रेफरेंस ही हो, मतलब जहाँ से आप पढ़े हैं वहीं से आप रेफरेंस लेटर बनवा के दें। बाकी कुछ प्रोग्राम कहते हैं कि हमें एक एकेडमिक और एक अपने वर्क से बनवा के दें, आपने अपना काम किया। फॉर एग्जांपल हमारे ज्यादा स्टूडेंट्स ड्यूरिंग बैचलर्स स्टडी मतलब कि स्टडी ही करते हैं, जॉब्स नहीं करते, हमारे ऐसा सिस्टम नहीं है। तो हम फिर वो सिंपल अपने जो है ना एकेडमिक रेफरेंस से ही बनवाते हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स या असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर से जो है ना बनवा के दे सकते हैं। तो ये भी आप ध्यान से देख लें कि जब वो रेफरेंस रिक्वायर करते हैं उन्होंने क्या क्वेश्चन किया होता है, तो वो काफी आसान हो जाता है। आपने बहुत केयरफुली चीजों को देखना है, एप्लीकेशन प्रोसेस आसान है। अच्छा एक मैं चीज बता दूं मेरे जहन में आ गई है, यहाँ पे 2 किस्म के होते हैं कि आप एप्लीकेशन जब फिल कर रहे होते हैं ना आपने किस तरह करनी है। पहली चीज, एक आपके लिए ऑनलाइन पोर्टल होता है, वहां पे आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन डालनी होती है, अपलोड करने होते हैं चीजें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, रेफरेंस लेटर्स वगैरह सब कुछ, तो आप फाइनली वो सबमिट करवा देते हैं। दूसरा होता है कि आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं, उसकी एक आपने पीडीएफ बनानी होती है, वो फिर आपने जो ईमेल होती है ना उस पर सेंड कर देना होता है। पर वो बहुत डिटेल से जो है ना वो प्रोग्राम ने बताया होता है कि आपने किस तरह हमारे तक डॉक्यूमेंट पहुंचाने हैं।
आइदर पोर्टल में लॉगिन रजिस्टर करके या फिर हमें ईमेल। तो ये चीज जरा देखिएगा, ये भी ज़हन में रखिएगा जी। जी, किसी और दोस्त का कोई क्वेश्चन हो? जी अच्छा, मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि पाकिस्तानी कितने सेलेक्ट होते हैं यहाँ पे, ठीक है, व्हाट्सएप पे। तो मैं बता दूं कि पाकिस्तान जो है ना पिछले साल 3rd हाईएस्ट स्कॉलरशिप अचीवर कंट्री था पूरी दुनिया में इरास्मस के लिए। तो हमारा एक बहुत पॉजिटिव इमेज है स्कॉलरशिप विन करने में इरास्मस की। और पिछले साल ही तकरीबन जब से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, मे भी शायद 1000 स्टूडेंट्स क्रॉस कर रही हैं इस स्कॉलरशिप को विन करने में। तो पिछले साल आउट ऑफ 2700 हमने 141 से 145 के दरमियान जो है ना स्कॉलरशिप्स हासिल की हैं और 3rd हाईएस्ट थे। फर्स्ट पे इंडिया था, ज़ाहिर उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा, सेकंड पे ब्राजील था और 3rd पे पाकिस्तान था। सो हमारा एक बहुत अच्छा इमेज है इस स्कॉलरशिप विन करने में। और जब पाकिस्तानी इसके नाम आते हैं, दे नो दैट वी आर कैपेबल ऑफ अचीविंग दिस। सो ये इस चीज़ को ध्यान, परेशान नहीं होना कि मे भी पाकिस्तानी इसको लेते नहीं है या पाकिस्तान के लिए है ही नहीं है। बहुत अच्छा इमेज है, तो ज़रूर इसमें अप्लाई करें। जी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का सर्टिफिकेट होना जरूरी है? जरूरी तो मैं कहता हूँ कि मोर द मैरियर, जितना ज्यादा अच्छा होगा उतनी अच्छी आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी। सारी बात है, उसका सबूत ही आपके पास सर्टिफिकेट ही होता है कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी अच्छा, एक मैं चीज बता दूं मेरे जहन में आ गई, कुछ बच्चों के पास सर्टिफिकेट्स नहीं है। अब आपको पता है पोस्ट कोविड या कोविड ईरा में ऑनलाइन सिस्टम, जैसे ये वेबिनार हमें तभी पता लगा कि ऑनलाइन हम कंडक्ट करवाते हैं सारे, ठीक है। तो उसमें है कि आप कोर्सेरा और एडएक्स, ये दो वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री ऑनलाइन कोर्सेज करवाती हैं। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी से भी लिंक होंगे, अपनी यूनिवर्सिटी से पूछें कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन ली होगी तो आपको उसमें ऐड करेंगे। तो आप उनके वो जो कोर्सेज है ना वो लें और उधर से सर्टिफिकेट, मूक सर्टिफिकेट्स कहते हैं, तो मूक कोर्सेज कहते हैं बेसिकली। अब मैं थोड़ा सा अगर अपना बताऊं ना एक्सपीरियंस, अगर इंटरव्यूज की बात करें, डॉक्टर ने जैसे कि बताया कि डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। तो डॉक्टर इरफान, आप बताना चाहेंगे कि इंटरव्यू में आपसे क्या चीजें पूछी गई थी और फिर मैं बताऊंगा। जैसे मैंने पहले ही बताया, इंटरव्यू में मेरे से ज्यादा, चूंकि मेरा वैक्सीनोलॉजी का था, तो मुझसे ज्यादा टेक्निकल सवाल पूछे थे, यानी कि वैक्सीनोलॉजी और इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड। लेकिन ये जो दूसरा मेरा एक्वाकल्चर वाला था, उसमें इन चीजों से रिलेटेड थोड़ा बहुत पूछते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जितना ज्यादा आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट्स वगैरह होंगे वो उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। एक और चीज मैं बताऊं, हो सकता है कि आपने मतलब पार्टिसिपेट किया उस वक्त, या आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपने नहीं सोचा कि सर्टिफिकेट की जरूरी है ये वो। तो या तो आप दो चीजें कर सकते हैं, या आप उसको सीवी में मेंशन करें, ठीक है, अगर आपने किया हुआ है तो आप सीवी में मेंशन कर सकते हैं, वो पूछें तो आप बता सकते हैं। या दूसरा, अगर जैसे आपके दोस्त वगैरह होंगे सोसाइटी में, अगर पॉसिबल है कि वो आपके सर्टिफिकेट बना दें, या प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, अगर वो डिजिटल फॉर्म उनके पास पड़ी हुई है, बस आपका नाम लगा के आपको दे दें तो वो बेस्ट है। अपना इंटरव्यू का बताऊंगा, उन्होंने मुझसे एक भी जो है ना एक्वाकल्चर रिलेटेड चीज नहीं पूछी जो कि कह लें कि कोई टेक्स्ट बुक में चीजें हैं, ठीक है। मुझसे मेरा मतलब एक्वाकल्चर में मेरा इंटरव्यू हुआ था, बाकी दो में मेरा इंटरव्यू तक भी नहीं मैं पहुंच सका था। टोटल 3 प्रोग्राम्स में मैंने अप्लाई किया था। तो उन्होंने मुझसे क्या पूछा था कि बैकग्राउंड उन्हें सारा पता, उनको मेरी एसओपी जुबानी याद थी, ये याद रखें, उन्हें वो आपकी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स अपने सामने रखे हुए थे और उन्होंने मुझे उसमें से क्वेश्चन कर रहे थे, अच्छा आपने ये चीज लिखी है, इसे जस्टिफाई करें, ऐसा लिखा है, ऐसा क्यों किया है। और मैंने वहां पे अपनी एसओपी में लिखा हुआ था कि मैंने मूक जो है ना कोर्सेज वो किए हैं, यानी कि ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो यूरोपियन और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज करवाती हैं। तो उस पर वो बहुत खुश हुए थे कि, और उन्होंने बताया था कि हमारी यूनिवर्सिटीज के ये प्रोफेसर भी स्पेसिफिक कोर्सेज करवा रहे हैं। तो उन्होंने नाम पूछे थे कौन कौन से कोर्सेज आपने किए हैं, तो मैंने वो बताए थे। फिर सारे 70% मेरी एसओपी रिलेटेड और मेरा साइकोलॉजी टाइप कह लें कि मैं अपनी चीजों को डिफेंड कर पा रहा हूँ कि नहीं, वो टेस्ट हुआ। जो बाकी 20 to 25 या 30% है ना, उसमें बाकी चीजें आई थी। सीवी से उन्होंने मुझसे काफी कुछ चीजें पूछी थी। तो इसलिए मैं कहना चाहूँ कि जब आप एसओपी बनाए ना, वो वन ऑफ द मेजर थिंग्स है, जैसे कि डॉक्टर इरफान ने कहा, दैट्स द फेस ऑफ योर एप्लीकेशन, ठीक है। तो उसको जस्ट बी ऑनेस्ट, जो आपने किया है वो करें, क्योंकि मुझे पता है कि हर पर्सन का जो है ना, चाहे सेम प्रोग्राम में हो, बेस्ट फ्रेंड भी हो, उनकी अपनी चीजें डिफरेंट है। आपने जो भी टाइम गुजारा है और जो आपके गोल्स हैं लाइफ में, और उन्हें मेजरली ना पता है कि एसओपी में अपने गोल्स लाजमी मेंशन किया करें, फ्यूचर गोल्स आपके क्या हैं।
क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट के पास विजन है, हम इसे बुलाएं, फिर ही वो करते हैं। अगर आप कहते हैं ना मैं ये करूंगा कि मतलब मैं मास्टर्स प्रोग्राम चाहिए, आप अपनी बैकग्राउंड का मेंशन जरूर करें। इस प्रोग्राम से पहले ना मैंने अपनी अभी प्रोफेसर से रब्ता किया, डॉक्टर से ना, तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे जरा बताएं कि कौन सी चीजें आप देखते हैं और बच्चे माइंड बना लेते हैं इस बच्चे को रिजेक्ट करना है। वो कहते हैं कि जो बच्चे अपनी एसओपी में विक्टिम्स बन जाते हैं ना, वो तो हम कहते हैं कि नहीं ये बच्चा साइड पे करो, हमें विक्टिम्स नहीं चाहिए, हमें प्रोफेशनल एजुकेटर्स चाहिए। ठीक है, तो मतलब हम अक्सर कहते हैं कि हम पे इतनी मुसीबतें थी, हमने ये किया, ठीक है, पैसे नहीं थे, घर वाले कुछ नहीं थे, बड़ी मुश्किल से किया, तो काइंडली मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे स्कॉलरशिप दे दें, तो मैंने ये जो है ना अपना अचीवमेंट करनी है, मुझ में कैपेबिलिटीज बहुत हैं। तो कहते हैं ये जो इस तरह की चीजें बच्चे लिखते हैं ना, हम जरा थोड़ा पार्शली जो है ना वो रिजेक्शन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि हमें ठीक है प्रॉब्लम सब पे आती है, लेकिन आप बताएं कि आपने उस प्रॉब्लम्स को फेस किस तरह किया और आज आप जिस मुकाम पे पहुंचे हो, आपने अपनी सारी चीजों को कवर अप करके कैसे हम आपको, आप एक लीडिंग माइंड या मैनेजमेंटल माइंड बन गया या एक एजुकेटर माइंड बन गया, हम आपको स्कॉलरशिप दें। एक ये चीज। दूसरी चीज ये है कि आपने ज्यादा एकेडमिक रिलेटेड लिखना है। कई बच्चे अगर हम उन्हें कहते हैं ना बैकग्राउंड ज्यादा आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड होनी चाहिए, तो आप उसमें मेंशन करें कि आपने एकेडमिकली क्या किया है। उसमें एसओपी में अपने स्पोर्ट्स रिलेटेड भी मेंशन कर सकते हैं, वर्क्स, डिग्रीज का तो आपने मेंशन करना ही करना है, मतलब कि वर्क सारा। तो सैंपल्स आप लाजमी देखा करें इंटरनेट पे अपनी एसओपी स्टार्ट करने से पहले, और एसओपी पे मैं कहता हूँ प्रॉपर टाइम दें, डेज इवन वीक्स जो है ना अपनी एसओपी पे लगाएं। जैसे डॉक्टर अफान ने बताया कि उन्हें चेक भी करवाएं जो प्रोफेशनल्स हैं या जो इस काम में हैं, खासकर आपके प्रोफेसर्स इन मरहलों से गुजरे होते हैं, उन्हें जिन अपने प्रोफेसर्स को लाजमी ये चीजें चेक करवाया करें। एंड बिलीव में प्रोफेसर्स हेल्प, उनका बिजी स्केड्यूल होता है, बार बार उन्हें कहना पड़ता है, लेकिन वो हेल्प आउट करते हैं। चैट बॉक्स में किसी ने पूछा है कि सोसाइटी का प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं है कि बस ये 10 प्रेसिडेंट्स जा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। बेसिकली मैंने जैसे कहा कि अगर आप हैं तो आप उसको मेंशन करें, अगर आप नहीं हैं तो आप कुछ ना कुछ अपने एक्स्ट्रा करिकुलर में कहीं स्पोर्ट्स में होंगे या कहीं डिबेट्स में होंगे या कहीं यही जो ट्रीटमेंट कैंप्स जाते हैं या ऑनलाइन कोर्सेज, ये सारा कुछ जो है वो आपका काउंट होगा। तो अगर आपके पास ये है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसके ऊपर वर्क करें। जी, और कोई क्वेश्चन? आप बजाय क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिखने के आप डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हैं। आई थिंक वी आर ऑलरेडी ओवर टाइम, 1 घंटे से ज्यादा हो गया जी। इंटर्नशिप किसमें करनी चाहिए? इंटर्नशिप आप देखिए, आप अगर अभी तो आपको नॉलेज हो गया है कि आपने एरास्मस में अप्लाई करना है, प्रोग्राम्स भी आप देखेंगे, तो उससे रिलेटेड आप देख लें, ठीक है। और टीवीएम स्टूडेंट के लिए, मैं खुद एक टीवीएम स्टूडेंट हूँ, मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने तो पैक्स में की थी और डॉक्टर अफान ने भी पैक्स में ही की थी। हमने कोई नहीं की जो कि हमारे इरास्मस प्रोग्राम से रिलेट करता हो, तो लेकिन हमारे बैचलर्स प्रोग्राम से रिलेट करता था, तो इस वजह से तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती उस चीज में ना। आप कहीं तो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहना चाह रहे हैं अपनी कोई प्रोफाइल और इम्पैक्टफुल बनाना चाह रहे हैं, तो यू आर गुड टू गो टू डू योर इंटर्नशिप इन रिसर्च सेक्टर्स, बट इट्स स्टिल अप टू यू कि आपके इंटरेस्ट क्या है। आप इंटरेस्ट आप करना चाहते हो कि चलो मैथ्स में कर लूंगा, ठीक है, बाकी मेरी प्रोफाइल ठीक है, तो मैं अभी रिसर्च फील्ड में नहीं करता, तो इट्स अप टू यू फर्स्ट अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि फील्ड रिलेटेड, तो आप एक फील्ड जो इरास्मस के प्रोग्राम है उससे रिलेटेड देखें कि आपको रेलेवेंट कहीं फील्ड में इंटर्नशिप मिल जाए, ताकि आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाए। जी, एक क्वेश्चन आया ये मिस्टर एक क्वेश्चन है कि वैक्सीनोलॉजी के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है और फुली फंडेड हो। तो मैंने कहा कि हमने एज सच यूनिवर्सिटियां रिसर्च नहीं की थी, क्योंकि ये एक जरा मुश्किल काम है। इरास्मस में अप्लाई करना बहुत आसान है, सिर्फ एक एप्लीकेशन डालना। तो जो इरास्मस का वैक्सीनोलॉजी प्रोग्राम भी है और इन्फेक्शियोलॉजी भी है और वन हेल्थ भी है, तो ये सारे रिलेटेड प्रोग्राम्स आप इसके अंदर अप्लाई करें, ठीक है। और जैसे मैंने कहा, अगर आपने स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनानी है तो आपकी मोटिवेशन लेटर जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग हो, आपके जेन्युइन इंटरेस्ट हो। उसके साथ साथ मैंने कहा कि आपके ये को करिकुलर्स जो हैं और ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ये सारे मतलब आपने इम्यूनोलॉजी में कर रखे हों, सेल बायोलॉजी में, आपकी इंटर्नशिप अगर इससे रिलेटेड है तो अच्छा है, नहीं भी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इट्स नॉट अ डील ब्रेकर। तो जॉब इज अलॉट
दिक्कत है, एक मजे की बात है स्कॉलरशिप, इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपने वापस आना है, वहाँ पे आप अगर जॉब मिल जाती है तो आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, ये इसकी एक चीज है। तो क्योंकि मैं समझता हूँ यहाँ पे अगर आप वापस आना चाहें अपनी कंट्री में सब दैट्स अ डिफरेंट थिंग, और वहाँ पे अगर जॉब लेके अपनी लाइफ को फर्दर चलना चाहें दैट्स अप टू यू। आया क्वेश्चन है प्रीमियम वालों के लिए ऑलमोस्ट कितने प्रोग्राम्स, देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम्स, अभी कुछ न्यू एडिशंस हुई है, उसमें भी जो है ना डीवीएम वाले कर सकते हैं अप्लाई, और बाकी फील्ड्स रिलेटेड भी। तो ऐसा ही है, डॉक्टर इरफान अगर बताएंगे उनके प्रोग्राम में सिर्फ डीवीएम वाले नहीं है, बहुत सारे हैं, और सेम मेरे प्रोग्राम में मैं अकेला डीवीएम वाला हूँ, तो इस तरह सर। आई थिंक अभी वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो सेशन में एक्सप्लेन हो चुके हैं जी, तो लेकिन कोई नहीं, वो कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को, तो देखें वो। जी मैं बस ये बता दूं कि रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी इंशाल्लाह, वो ग्रुप में भी लिंक शेयर कर दिया जाएगा और इस प्लेटफॉर्म पे वो लिंक शेयर कर दिया जाएगा। अगर किसी को क्वालिटी का मसला था या कोई किसी ने मिस कर दिया है तो आप दोबारा सुन सकते हैं, और ग्रुप में इंशाल्लाह होंगे। अगर ये सारा सेशन लेने के बाद आपको मजीद किसी चीज़ की समझ ना आई होगी तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पे एक्सप्लेन कर दें। तो हम एंड ऑफ द सेशन की तरफ जाते हैं। डॉक्टर अफान, डॉक्टर जोएल, आप अपने अगर लास्ट मैसेज भी देना चाहते हो तो काइंडली शेयर कर दें दोस्तों के साथ, कोई मोटिवेशन देना चाहते हैं दोस्तों को। जी डॉक्टर जोएल प्लीज पहले आप। हाँ जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि बी होपफुल और अपना ना पैशन लूज नहीं करना, ठीक है। तो कई दफा होता है लेटर ले रहे हैं, टीचर कई दफा कह देते हैं अभी ना मेरे पास आओ, चले जाओ किसी और से बनवा लो, चीजें बीइंग ह्यूमन ये चीजें होती हैं, ठीक है। इसमें आपने ना बस पुख्ता रहना है अपने इरादे पे कि मैंने बस अप्लाई करना है, सो करना है। सेटबैक्स आते हैं, हमें आए थे थोड़े से इस तरह से, तो लेकिन हमने कहा था कि नहीं अप्लाई करना है, होता था गर्मी में जा रहे हैं आराम से कमरे में सोते हैं, ठीक है। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा, सबसे पहले ये चीज है, ठीक है, इस तरह चीजों को अवेल करने के लिए। और मेरा स्पेशली मैसेज उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने लास्ट टाइम किया था और अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सके इस बार लास्ट टाइम, तो वो लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि वो पहले ही एक हाथ आगे हैं स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए, उन्हें काफी बारीकियों का पता है। तो फर्दर एक साल में उनका एक्सपीरियंस भी काफी इंक्रीज हुआ होगा और उनका प्रोफाइल भी फर्दर बेहतर होगी, मोटिवेशन लेटर भी बेहतर होंगे वो। बाकी ये कि बी होपफुल, सारे अपनी उम्मीदें खुदा पे रखें और अप्लाई करें और अचीव करेंगे इंशाल्लाह। जी अच्छा कि मैं कहने लगा था डॉक्टर खान के लिए भी कुछ छोड़ दें। मैं सिर्फ ये कहूँगा, मेरे पास टाइम जो ने छोड़ा नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो है ना, देखिए आपने जो भी प्लान बनाया ना, जिस चीज़ का भी, अगर स्कॉलरशिप का है, अगर मास्टर्स का है या जॉब का, जो भी, आप इसको ना होल हार्टेडली करें। क्योंकि अगर आप ये करेंगे हाफ हार्टेडली, चलो अच्छा बनवा ले, या तू मेरा लेटर बनवा ले, या अच्छा ये कर ले, या वो मतलब है कि चलो अप्लाई कर देंगे, इस तरह काम नहीं चलता, ठीक है। आपको अपने होल हार्टेडली अपना टाइम, एनर्जी, अपने पैसे इसमें इन्वेस्ट करने होंगे। पैसे मुराद मतलब आइट्स वगैरह आपने करना है, कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाना है, तो एज सच कोई फीस नहीं है इसकी। तो आप इसको होल हार्टेडली करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया गेस्ट और पार्टिसिपेंट्स को। मैं आखिर में कहना चाहूँगा कि काइंडली हम इस तरह के सेशन मजीद भी लाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लोगों को पता नहीं होता किस तरह अप्लाई करना है या मोटिवेशन नहीं होती, तो इंशाल्लाह इस तरह के मजीद सेशन दूसरी स्कॉलरशिप के रिलेटेड भी आएंगे। तो आप काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें ताकि कोई इस वजह से रह ना जाए कि उसे पता नहीं था। तो बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेंट्स का और हमारे गेस्ट का, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा और पार्टिसिपेंट्स की पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी रही। सी यू नेक्स्ट आपका भी टाइम। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।